आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मिस। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे खत्म किया था? स्टार्ट कहाँ से करना है? लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बेटा? बेटा कोई बता सकता है हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? मिस ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेकंड पैराग्राफ। यहाँ से पढ़ना है या पढ़ लिया था ये? आई गेस ये पढ़ना होगा मेरे ख्याल से। अर्जिनिन लाइसिन मैंने बता दिया था, बट खैर मैं दोबारा बता देती हूँ, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है बेटा। ठीक, यहाँ से every 200 nucleotides the DNA duplex is coiled about a complex of stone which are small very basic polypeptide। मैंने कल आपको बताया था, कल कह रही हूँ, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके अराउंड ये डीएनए कॉइल हुआ होता है, ठीक है? ये बीच में स्टोन प्रोटीन होता है। तो हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद क्या होगा, डीएनए डुप्लेक्स के जो बेसिकली डीएनए डुप्लेक्स सराउंड कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को, हर 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद आपके पास एक स्टोन प्रोटीन आ जाएगा इस तरह से। यहाँ 200 होंगे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, ठीक है? और यहाँ पे फिर स्टोन आ जाएगा। इस तरह से पूरा सिलसिला चलता रहेगा। स्टोन क्या है? एक बहुत ही बेसिक सा प्रोटीन है, ठीक है? और कैसा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन मींस इसका पीएच थोड़ा बेसिक साइड पे है, ठीक? अच्छा, और कैसा प्रोटीन है बेटा? बेसिक है। और किस तरह से बना हुआ है? आर्जिनिन और लाइसिन की मदद से बना हुआ है, सही है? आर्जिनिन लाइसिन दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी वजह से, उनकी दोनों के मिलने की वजह से जो है आपके पास ये चीज बेसिकली जो दो ये अमाइनो एसिड्स इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। दोनों को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? आर्जिनिन और लाइसिन ये तुम लोग को पता होने चाहिए, सही है? तो जो हिस्टोन प्रोटीन है आर्जिनिन और लाइसिन बेसिकली आपके पास इन हिस्टोन प्रोटीन्स में ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। 8 ऑफ दीज हिस्टोन्स फॉर्म द कोर ऑफ असेंबली कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मार्क करना बेटा, इसकी हेडिंग बना देना। बिकॉज अच्छा अब क्या होता है कि जब ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली कोर बना रहे होते हैं न्यूक्लियोसोम का। अगर आप ये डायग्राम देखो तो न्यूक्लियोसोम में दो चीजें आ जाती हैं, डीएनए और सेंट्रल हिस्टोन, ठीक है? डीएनए और सेंट्रल हिस्टोन को आप इस तरह से याद रखोगे कि जो न्यूक्लियोसोम होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, नंबर 1 इज डीएनए एंड नंबर 2 इज सेंट्रल हिस्टोन, ठीक है? तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा जो बॉल है, बॉल क्या है? स्टोन है। और स्टोन के अराउंड या बॉल के अराउंड जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये है आपका डीएनए। तो ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, डीएनए और आपके पास जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, सॉरी सेंट्रल स्टोन है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं? ये बना रहे होते हैं आपका न्यूक्लियोसोम, ठीक? डायग्राम में बताती हूँ अभी, सारा बताती हूँ आपको, ठीक हो गया? तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रल हिस्टोन। जब आप डीएनए सेंट्रल हिस्टोन दोनों को मिला के बात कर रहे होगे तो आप न्यूक्लियोसोम के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हो। तो बिकॉज सो मेनी ऑफ देयर अमाइनो एसिड्स आर हिस्टोन्स आर वेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, ये क्या होता है बेटा आपके पास? यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सो मेनी ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर बेसिक, शायद होगा। हिस्टोन्स आर वेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिस्टोन एक प्रोटीन है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड है आर्जिनिन और लाइसिन वो थोड़ा बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है? तो इनमें क्या होगा? चार्ज जो होगा हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? हिस्टोन जो होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये थोड़ा बेसिक साइड की तरफ होते हैं, ठीक है? The DNA duplex which is negatively charged। अच्छा, ये लाइन अंडरलाइन करना, ठीक है? अच्छा देखो बेटा, ये जो सेंट्रल हिस्टोन है, जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रल हिस्टोन कहलाता है, ठीक है? सेंट्रल हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? और जो डीएनए इसके अराउंड लिपटा हुआ है, इस डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? इसकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है बेटा कि जो डीएनए डुप्लेक्स है वो नेगेटिव है। देखो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आपस में एक दूसरे को खींचती हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करती हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हिस्टोन एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए,
क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, प्लस माइनस वाली चीज आ जाती है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखेंगे। एंड दिस इज द रीजन डीएनए इतना जो है वो कॉइल हो चुका होता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच होता है। इतना लंबा डीएनए हमने पिछली बार पढ़ा था कितने लंबा 7 फुट के करीब होता है, लेकिन वो जाहिर बात है सेल में या फिर हमारी बॉडी में किस तरह से समा रहा है। तो द रीजन इज दैट कि बेसिकली सवाल रीजनिंग का आ सकता है कि ये इस तरह से कॉइलिंग क्यों पॉसिबल होती है। तो द आंसर इज, देखो ये सवाल यहाँ लिखा हुआ होगा, हाउ इज द कॉइलिंग ऑफ द डीएनए अचीव। तो डीएनए की कॉइलिंग इस तरह होती है कि सेंट्रल हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एंड अट्रैक्टेड टू द स्टोन एंड रैप्स टाइटली अराउंड इट। ठीक है, बहुत ज्यादा रैपिडली इसके अराउंड बाइंड हो जाते हैं और अट्रैक्शन की वजह ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। रैप्स टाइटली अराउंड द स्टोन कोर ऑफ ईच न्यूक्लियोसोम। ठीक है, बहुत टाइटली अगर आप डायग्राम में देखो तो ये रैप किया हुआ है इन दोनों ने एक दूसरे को। ठीक है, तो ये है वजह आपके पास इतनी कॉइलिंग की। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आती है या नहीं बेटा? ठीक है बेटा, आई गेस समझ में आ गई होगी बात। द कोर दस एक्ट्स एज द फॉर्म दैट प्रमोट्स एंड गाइड्स द कॉइलिंग ऑफ डीएनए। जाहिर बात है ये पूरा जो सेंट्रल स्टोन का कोर बना हुआ है, जिस जिस जगह पर ये मौजूद है ऑब्वियसली कॉइलिंग या फिर जो डीएनए वो भी उसी के साथ या उसी के अराउंड बाइंड हुआ होगा। फर्दर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए अकर्स व्हेन द स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम रैप अप इनटू हायर ऑर्डर कॉइल्स कॉल्ड सुपर कॉइल। अगर आप ये डायग्राम गौर से देखो तो ये आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया हुआ है कि ये क्रोमोसोम है, फिर इसको थोड़ा इस तरह दिखाया है, फिर इनको और अनकॉइल किया, फिर और करीब से दिखाया, फिर इस तरह से पूरा चल रहा है। ठीक है, ये डीएनए है पूरा जो इसका डबल हेलिक्स होता है। अगर आप ये देखो तो एक क्रोमेटिन फाइबर है। ठीक है, इसका भी इन्होंने जूम किया हुआ है ये पूरा हिस्सा। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सुपर कॉइलिंग है और ये जो इतनी ज्यादा सुपर कॉइलिंग है, एक तो कॉइलिंग होती है सिंपल, ये सुपर कॉइलिंग है मींस बहुत ज्यादा कॉइलिंग हुई है। तो ये किस तरह पॉसिबल होती है? बिकॉज ऑफ दीस आपके पास जो चार्जेस हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, स्टोन पे, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत टाइट कॉइलिंग की, बहुत टाइट अटैचमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, ये डायग्राम जो है, हाँ डायग्राम आप बना सकते हो, उस यहाँ से बना देना। वैसे तो बना सकते हो अगर ये रीजनिंग में आता है, लेकिन ये जो ये चीज तो एटलीस्ट बनाना, क्रोमेटिन फाइबर और ये पूरा हिस्टोन का। ठीक है, ये पूरा पार्ट जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है, सही है, तो ये डायग्राम एटलीस्ट बना देना। सही, अच्छा बेटा यहाँ पे आ जाओ, हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन भी पूछते हैं जो हाफ ऑफ मार्क्स की डेफिनेशन होती है उसमें। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। सम रिमेन कंडेंस्ड परमानेंटली सो दैट देयर डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड। अच्छा, ये हो गया हेट्रोक्रोमेटिन की डेफिनेशन। द रिमाइंडर ऑफ द क्रोमोसोम कॉल्ड यूक्रोमेटिन इज नॉट कंडेंस्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज फैसिलिटेटेड बाय द कॉम्पैक्ट पैकेजिंग दैट अकर्स एट दैट स्टेज। यहाँ तक मार्क कर लेना। ठीक है, ये यूक्रोमेटिन की डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा दोनों को समझ लो कि इसमें क्या सॉरी बेटा, इसमें क्या चीज होती है। पहली बात तो ये कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो बहुत ज्यादा टाइट फॉर्म होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, अम, ये वैसे अगर तुम लोग डिफरेंस बना के करना चाहो तो डिफरेंस भी कर सकते हो, लेकिन पहला डिफरेंस इसका ये होगा कि देखो ये हाईली कंडेंस होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कंडेंस क्रोमेटिन का फॉर्म होता है, ये देखो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये कैसा होता है? बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है, मींस ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक हुआ हुआ होता है। हेट्रोक्रोमेटिन है क्या? बेसिकली इसमें जो डीएनए आपके क्रोमोसोम में है वो डीएनए बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है या कंडेंस फॉर्म में होता है, इसलिए ऐसे क्रोमोसोम को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, यूक्रोमेटिन क्या होता है? यूक्रोमेटिन बेसिकली एक ऐसे क्रोमोसोम को कहा जाता है जिसके अंदर डीएनए बहुत लूज फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, यूक्रोमेटिन में क्या होता है बेटा? डीएनए, यूक्रोमेटिन बेसिकली वो टाइप का क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम है जिसके अंदर जो वो है आपका डीएनए है बहुत ज्यादा लूज होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन वो क्रोमोसोम है जिसके अंदर क्रोमेटिन बहुत ज्यादा डेंस होता है, कंडेंस होता है, टाइटली पैक्ड होता है डीएनए आपका। ठीक है,
अच्छा, अब दूसरी बात बेटा यहाँ पे देखो, सम रिमेन कंडेंस परमानेंटली सो दैट द डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस। अब ये जो कंडेंस फॉर्म है, सारी बातें एक फॉर्म है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, कंडेंस फॉर्म है, तो ये क्या होगा, जो डीएनए आपका है वो इजीली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन में इशू आ जाता है कि कुछ हेट्रोक्रोमेटिन या कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन टाइप के, जो पूरी लाइफ जो है वो कंडेंस फॉर्म में ही रहते हैं परमानेंटली। तो क्या होता है, उस कंडेंसेशन की वजह से, उस टाइट पैकिंग की वजह से जो क्रोमोसोम का डीएनए है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, कोई एज सच यूज में नहीं आ पाता, ठीक है। जेनेटिकली इनएक्टिव होता है, अगर आप कहो तो गलत नहीं होगा कि ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। बाकी जो क्रोमोसोम है वो यूक्रोमेटिन है, कंडेंस नहीं होता एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। ये लूज फॉर्म होती है, ठीक हो गया, बहुत ज्यादा लूज फॉर्म होती है डीएनए की क्रोमोसोम के अंदर। और ये जो है आपका when the movement of chromosome is facilitated by the compact packaging that occurs at this stage। अब यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये कंडेंस नहीं होता, सिर्फ जो कंडेंसेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन टेक प्लेस when the movement of chromosome is facilitated by the compact packaging that occurs at this stage। अगर आपको थोड़ा याद हो तो क्रोमोसोम जो है वो पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है। तो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन दोनों में डिफरेंस इन शॉर्ट ये है कि हेट्रोक्रोमेटिन बहुत ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म होता है डीएनए का, इन क्रोमोसोम बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जबकि जो आपका यूक्रोमेटिन होता है वो बहुत लूज फॉर्म होती है क्रोमोसोम की, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली दो डिफरेंस हो गए यूक्रोमेटिन के और हेट्रोक्रोमेटिन की, ठीक। कोई सवाल है बेटा? ज़रा प्लीज आप वीडियो ऑफ कर लो। सही हो गया। ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का आपके पास आ गया डिफरेंस, ठीक। ठीक है मेहर, सही है सारा। सारा आपको शायद हाँ जवाब मिल गया। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम यहाँ से बनानी है, ठीक है। यहाँ से क्रोमेटिन फाइबर से लेके यहाँ तक बना लेना, पूरी बनाने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछते होते। यहाँ से बना लेना, बहुत सिंपल सी है, इसी को प्रैक्टिस कर लेना। क्या मिस? नहीं मिस कनेक्ट कर लिया, मैंने कर लिया था, कब से आया? मिस यूक्रोमेटिन का डिफरेंस रिपीट कर दे यास्मीन। दूसरा बताया था मैंने यही कहा था कि देखो पहली बात ये कि यूक्रोमेटिन जो है ना वो लूज फॉर्म ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो लूज फॉर्म में होता है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो हेट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि वो कंडेंस फॉर्म है, ठीक है। यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है, ठीक है। आई होप तुमने ये पूछा होगा बेटा यास्मीन। नेक्स्ट आपका जो सवाल है जो आपके रिड्यूस सिलेबस में लिखा हुआ है वो है ब्रीफ रेफरेंस टू डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर शॉर्ट में आता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आता है तो ये तीनों आपने पॉइंट्स लिखने हैं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, फिर मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। डीएनए इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, द यूनिट्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए बेसिकली आपके पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो होता ही है, लेकिन उस ईच डीएनए का जो मॉलिक्यूल है दैट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इफ यू गाइस रिमेंबर कि ये अगर आपको स्लाइड याद हो, ये देखो ये जो चार्ट बना हुआ है, ये जो स्लाइड है, इफ यू गाइस सी क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो डीएनए किस चीज से बना हुआ है? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स से बना हुआ है एंड दीज यूनिट्स आर नेम्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब ईच न्यूक्लियोटाइड इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। डीएनए है, ठीक है, डीएनए इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम किसकी बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें कि डीएनए के अंदर मौजूद हर एक न्यूक्लियोटाइड का किस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर है। सो 3 थिंग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, कि ये 3 चीजें हमेशा हमेशा होंगी, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना रही होती। हाँ, वीक अट्रैक्शन होती है राफिया, जब भी इसका जो है जाहिर बात है लूज है तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी वीक अट्रैक्शन होगी, कंडेंस नहीं होता ये, ठीक है। ओके, ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 इसकी चीजें होती है बेटा। पहली होती है एक शुगर, ठीक है, एक शुगर इसमें होगी दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। C5H10O4 इसका फॉर्मूला है बेटा, इसको अंडरलाइन करना, H3PO4 को भी करना। और अगर ये सवाल आता होता है तो आपने सिर्फ नाम नहीं लिखना, यू गाइस हैव टू राइट व्हाट इज रिटन इन द ब्रैकेट दैट इज फॉर्मूला, ठीक। तो ये मिस नहीं करना, C5H10O4, नहीं तो आधे नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लिख देना C5H10O4। ये कौन सी शुगर होती है बेटा? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ठीक।
फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 एक एसिड फॉस्फोरिक एसिड नाम का होता है, ये इसकी डीएनए के स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसके अंदर होता है ऑर्गेनिक बेसिस। अब ये ऑर्गेनिक बेसिस कैसी होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है। नाइट्रोजन इसके अंदर बेसिकली आपके पास होता है एक बेस, एक सेकंड बेटा मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम दिखा दूं, ये देखो ये सारी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए के अंदर होती हैं। अगर आप यहाँ देखो जहां मेरा एरो मूव कर रहा है, एडेनिन है, ठीक है, थायमीन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन ये तीनों चारों क्या है, डीएनए के अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस है। ये चारों बेसिस होती है, एडेनिन नाम याद कर लेना बेटा, एडेनिन होती है, थायमीन होती है, साइटोसिन होती है और ग्वानिन, ये चारों बेसिस जो है डीएनए के अंदर होती है। अगर आप डायग्राम देखो तो ये डायग्राम में भी इस स्लाइड में थोड़ा इतना विजिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ अगर आपके पास है बुक तो आप देख सकते हो कि ये जो है क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इफ यू सी, ठीक है, ये क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपको क्या नजर आ रहा है, नाइट्रोजनस बेस नजर आ रही है, ठीक। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस हो गया तो तीन चीजें कौन सी है, एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, C5H10O4 है, फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्गेनिक बेसिस है। ये तीनों चीजें आपने पक्की पक्की याद रखनी है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड में लाजमी होती है। अच्छा अच्छा, अगर ये सवाल आता है ना तो ये वाला पार्ट लिखना डीएनए से लेके ऑर्गेनिक बेसिस तक, ठीक है, और ये वाला पार्ट लाजमी लिखना कि इसमें 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन होती है, थायमीन होती है, साइटोसिन होती है और ग्वानिन होती है। ये 3-4 नाम लाजमी लिखना, ठीक है। बेसिस के नीचे ये चीजें जरूर मेंशन करना। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल में कितने टाइप के, मैंने आपको बताया 4 टाइप के डिफरेंट बेसिस पाए जाते हैं, ठीक। पहला होता है एडेनिन होता है, थायमीन होता है, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। ये तीनों चारों क्या होती हैं आपके पास, बेसिकली वो होती हैं डीएनए की बेसिस होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होती है। मिलियंस ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, मैंने आपको बात बता दी। अब बेटा आगे जो पार्ट आ रहा है इसको थोड़ा गौर से सुनना और याद करना, ठीक है। साइटोसिन होता है बेटा, ठीक है, सॉरी बेटा, इसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, एक चीज हमारे पास बेसिक डिवीजन होती है, एक होती है प्यूरिन बेस होती है, एक पिरामिडीन बेस होती है। अब ये बेसिकली क्या है, adenine and guanine bases have double ring structure and on the other hand cytosine and thymine have a single ring structure। अगर आप डायग्राम देखो तो ये थायमीन की शायद डायग्राम बनी हुई है, मेरे पास यहाँ स्लाइड में साफ नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली थायमीन की डायग्राम है, ठीक है। तो ये थायमीन का जो रिंग स्ट्रक्चर है अगर आप देखो तो इसमें एक रिंग है, ठीक है, इसके नीचे जो नहीं सारा ये नहीं बनानी, ये ना प्रैक्टिस करने बैठ जाना, ठीक है। थायमीन में देखो तो एक सिंगल रिंग है, ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ पे 2 रिंग है, ये एडेनिन है शायद, ठीक है, और ये आपके पास साइटोसिन है और ये क्या है, ग्वानिन है। तो बेसिकली आपके ऑन द बेसिस ऑफ रिंग्स जो है इन दोनों को डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक होती है प्यूरिन बेसिस और दूसरी होती है पिरामिडीन बेसिस, ठीक है। जो प्यूरिन बेसिस होती है वो कौन सी बेसिस होती है, एडेनिन और ग्वानिन होती है। इनको प्यूरिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर में एक डबल रिंग्स होती हैं, ये देखो डायग्राम में ये 2 रिंग्स है, ठीक है, और इसमें भी 2 रिंग्स है। जबकि जो पिरामिडीन बेसिस है या साइटोसिन है और थायमीन है, इनके अंदर क्या होता है, एक सिंगल बेस होती है, एक सिंगल रिंग होती है, ठीक है। तो इस सिंगल रिंग की वजह से इसको क्या कहा जाता है, पिरामिडीन बेस कहा जाता है। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होती है, ठीक है, साइटोसिन और थायमीन पिरामिडीन होती है। प्यूरिन में कितनी रिंग्स होंगी, प्यूरिन के अंदर आपके पास सिर्फ एक सिंगल रिंग होगी। पिरामिडीन या साइटोसिन और थायमीन में कितनी रिंग्स होंगी, 2 रिंग्स होंगी, ठीक। आई होप इट्स क्लियर। These nucleotides are joined with one another through phosphoric acid in such a way that the C3 position, अच्छा ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये पूरा जो है वो ऐसा यूजलेस पार्ट है अगर मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि ये जो है नहीं आता और इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं बताई हुई। ये बताया हुआ है कि जो है वो इन साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया था, ये किया था, वो किया था, जस्ट स्किप इट। लेकिन ये जो पैराग्राफ मैंने अभी रीड किया है इसको थोड़ा सा देख लो। These nucleotides are joined with one another through phosphoric acid। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे ज्वाइन होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के थ्रू हुए होते हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट द C3 पोजीशन ऑफ वन डीऑक्सीराइबोस इज लिंक्ड टू द C5 ऑफ द नेक्स्ट। अब आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर आप गौर से देखो तो ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे इसका कनेक्शन है, ये जो लाइन नजर आ रही है सही है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं
to phosphoric acid के C3 position of one deoxyribose is linked to C5 position of the next। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया हुआ है कि C3 पोजीशन, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा कि इसके पास शुगर होती है, हमने पढ़ा इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एटम होंगे, ठीक है। तो कार्बन का जो थर्ड एटम उसके अंदर होता है, वो थर्ड एटम इस वाली, ये वाली न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसका जो कार्बन का थर्ड एटम होगा वो इसके कार्बन के इनडायरेक्टली फिफ्थ एटम से रिलेटेड होगा। इस तरह से पूरा सिलसिला चलता रहता है। बेसिकली यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, ना आपको ये समझने की इतनी जरूरत है, यहाँ तक पिरामिडीन और प्यूरिन बेस याद कर लो, ये इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये नहीं आता और ना ही इतना कोई इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आ जाओ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे। ये शायद रिड्यूस सिलेबस में ऐसा नहीं था, बट ये मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ये लॉन्ग में आता है सवाल, ठीक है। तो ये वैसे बहुत पूछा जाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल एक पक्का सवाल इसका होता है लॉन्ग में, बॉटनी के पेपर में, ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको याद करना है क्योंकि ये पूछ सकते हैं, सही हो गया। अच्छा ये इंट्रोडक्शन है इसका। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक सरप्राइज द साइंटिफिक वर्ल्ड with a concise one-page paper in the British journal Nature. The paper reported their molecular model of DNA, the double helix, which has since become the symbol of molecular biology. इसको आप बहुत शॉर्ट करके भी लिख सकते हो क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन है कि भाई वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में मॉडल प्रेजेंट किया था, which described or gave the idea about the structure of DNA. That's it. इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना। अब यहाँ से हमारी असल कहानी और इम्पोर्टेंट कहानी होती है स्टार्ट के। वाटसन एंड क्रिक ने बताया क्या कि इसमें होता क्या है, इस मॉडल में क्या क्या चीज होती है, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसमें क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता, ठीक हो क्या। अच्छा बेटा, Watson and Crick suggested ladder type organization of DNA. Ladder type organization of DNA को अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक से लिखना, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये आपको सॉर्ट ऑफ लैडर ही लग रही है कि ये इसके अपराइट्स हैं और ये इसके स्टेप्स है, जैसे लैडर में होते हैं कि पैर रखने की जगह अलग है, हाथों से पकड़ के जो हम चलते हैं उसकी जगह अलग है, ठीक है। तो अपराइट्स ऑफ द लैडर एंड स्टेप्स ऑफ द लैडर, वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रेजेंट किया कि उसने क्या बताया कि ये लैडर टाइप इसका डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जैसे कोई सीढ़ी हो। Each molecule of DNA is made up of 2 polynucleotide chain. उसने बताया कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब है, पॉली मींस बहुत ज्यादा, न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक बेस होती है। अब क्या होता है, ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आपको इसमें नजर आए तो ये 2 रिबन्स है, एक ये रिबन है और एक ये रिबन है। ये रिबन्स क्या कहलाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। और आप देखो तो पूरे एक डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं या 2 रिबन्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि एक डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। विच आर ट्विस्टेड अराउंड, अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कोई चुटिया है या कोई सीढ़ी है, ठीक है, ट्विस्ट हुई भी सीढ़ी है, ठीक है। तो क्या होता है, ट्विस्टेड सीढ़ियां भी तो होती हैं कुछ घरों में, तो ये इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर है कि ये एक दूसरे के अराउंड ट्विस्ट हुई हुई है। एंड फॉर्म अ डबल हेलिक्स, इसका आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स कहा जाता है। द अपराइट्स, अच्छा बेटा ये वाली बात आगे जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द अपराइट्स ऑफ द लैडर आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अंडरलाइन करो। जो अपराइट्स होते हैं लैडर के वो बने हुए होते हैं शुगर से और फॉस्फेट से, और ड्रिंक्स मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। देखो जो मैंने अभी ये बनाया है बेटा, ये रेड कलर के ये दोनों क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एक, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। अगर मैं इसको डुप्लेक्स नहीं वैसी देखूं, जैसे एक सीढ़ी होती है, ठीक है। तो आप देखो बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ जो आपको लाइन बताई हुई है, द अपराइट्स ऑफ द लैडर आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है ना, एक शुगर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक होता है फॉस्फोरिक एसिड और एक होता है नाइट्रोजनस बेस। तो अब हमें बताया हुआ है कि किस किस जगह क्या क्या चीज मौजूद होती है, ठीक है। तो जो अपराइट्स होते हैं लैडर के, जो मैंने रेड से बनाया है, इसको अपराइट कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये स्टेप से इसी पे आप पैर रख के चढ़ते हो लैडर पे, ठीक है। तो जो लैडर का अपराइट है या जो मैंने रेड से बनाया है, वो बेसिकली किस चीज से बना हुआ होगा, शुगर से बना हुआ होगा और फॉस्फेट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होगा।
और जो रिंग्स है इसकी या फिर ये जो स्टेप्स है जो ब्लैक से मैंने बनाई है, ब्लैक वाले स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसके अंदर आपके पास नाइट्रोजनस बेस होगी। समझ में आती है बेटा ये बात? ये बेस है बेटा, जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ होगी, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ स्टेप्स पे होंगी, ठीक। और जो ये इसके अपराइट्स है यहाँ पे क्या होगा, बाकी क्या बचा, अगर बेस सेंटर में हो तो फिर बाकी क्या बचा, बेस सेंटर में तो बाकी क्या बचा, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये इसके अपराइट्स बना रहे होंगे, ये जो रेड पोर्शन मैंने बनाया है वो, आई गेस समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, हनीम, नाइमा, सुलैल, यास्मीन, ओके बेटा। मरियम बेटा, हाँ जी बिल्कुल आपने डायग्राम बनानी है, ये वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। जो डीएनए डुप्लेक्स की डायग्राम है ये बनानी है, डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे, 1-2 नंबर तो वैसे ही चले जाएंगे। और डायग्राम सिर्फ ये नहीं बनानी कि भाई एक चुटिया जैसी बना दी, अगर आप इसमें ये बेस वगैरह आपको मेंशन करना होगा और ये जो वैल्यूज लिखी हुई है एंगस्ट्रॉम में ये भी मेंशन करनी होगी, मैं आगे बताऊंगी, ठीक हो गया। तो ये डायग्राम बनानी है मरियम बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा आप आ जाओ इस वाले पेज पे, ये वाला पैराग्राफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक रूल होता है कि डीएनए की जो बेसिस होती है, ठीक है, एडेनिन है, मैंने आपको बताया, ठीक है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ये तीनों चारों डीएनए की बेस है, ठीक हो गया। अब होता है हमारे पास एक रूल होता है इनकी पेयरिंग का, कि अगर जो बेसिस है वो आपस में जो पेयर कर रही है वो एक रूल को फॉलो करते हुए पेयर करती हैं, ठीक है, हमेशा ये नहीं कि किसी के साथ भी कर लिया। सही है। अच्छा, अब एडेनिन जो है वो पेयर करता है हमेशा थाइमिन के साथ, ये रूल है। जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर करता है। ऐसे याद रखो कि एडेनिन जो है, जो ए है वो हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, ठीक है। कभी भी ए जो है वो सी के साथ पेयर नहीं करेगा, कयामत तक कभी नहीं करेगा, ठीक है। साइटोसिन हमेशा सी हमेशा जी के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन मतलब सी, ठीक है, हमेशा ग्वानिन के साथ, सॉरी बेटा, ग्वानिन के साथ पेयर करेगा, सही हो गया। तो सी जी हमेशा पेयर करेंगे, साइटोसिन ग्वानिन आपस में हमेशा पेयर करेंगे और ए टी हमेशा आपस में पेयर करेंगे, तो ये रूल है, सही बेटा। इस रूल को जो है हमेशा फॉलो किए बगैर कभी भी पेयरिंग नहीं हो सकती, ये रूल हमेशा फॉलो करना होता है। एडेनिन हमेशा सॉरी थाइमिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करता है। देयर इज नो अदर अल्टरनेट पॉसिबल। और जो दोनों चेन्स होती है विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि ये सॉर्ट ऑफ मिरर इमेज बना रही होती है, कि या ऑपोजिट होती है दोनों चेन्स, मतलब ये एक चेन है ये दूसरी चेन है। इस चेन में कैसी अरेंजमेंट होगी कि अगर इस चेन में इस जगह पर एडेनिन है तो दूसरी चेन में इस जगह पर थाइमिन होगा, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री या उसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर मौजूद होगा। इस चेन में यहाँ पर साइटोसिन है तो क्या होगा, अगली वाली चेन उसकी मिरर इमेज होगी, ऑपोजिट मिरर इमेज होगी। ये ऑपोजिट मिरर इमेज होगी बेटा, कि अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन होगा, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कहा जाता है। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड को अंडरलाइन करना और याद रखना कि इन दोनों चेन्स के बीच में जो फोर्स है होती है वो फोर्स कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो वो इतने मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगी, ये केमिस्ट्री वाली बात है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इन दोनों को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक। तो ये इस तरह पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो होती है इनके बीच में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग देम टुगेदर। देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एटी,
ये भी याद रखना है, ठीक है, कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो पेयरिंग जो बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्डिंग, या आपके डबल बॉन्डिंग तो नहीं लेकिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ए इसको ऐसे लिखोगे जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, जैसे डबल बॉन्ड केमिस्ट्री में भी तो आप मेरे ख्याल से ऐसे ही मेंशन करते हो, ठीक है, तो इस तरह से मेंशन करना है। मैं पूरा नहीं बना रही बेटा, आई एम जस्ट फीलिंग सो टायर्ड और लेजी कि मैं दोबारा नहीं बना रही, बल्कि इसको रहने दो। आप लोग डायग्राम में जो बुक में है उसमें ये देख लो कि जो है ए और टी दोनों के बीच में बॉन्ड, अच्छा बल्कि यहाँ बना हुआ है ना, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सही है। और जो साइटोसिन है और ग्वानिन है दोनों के बीच में तीन जो है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। बोथ polynucleotide strand remain apart by 20 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके लिए भी, और ब्लैक से लिखना है इसमें कि दोनों के बीच में दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत एरो यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, एरो यहाँ तक होना चाहिए। दोनों न्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं या जो स्ट्रैंड्स होती हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होगा, ठीक है। द कॉइलिंग ऑफ द डबल हेलिक्स इज राइट हैंडेड एंड कंप्लीट टर्न्स अकर आफ्टर 3.4 एंगस्ट्रॉम सिंस ईच न्यूक्लियोटाइड ऑक्यूपाइज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा ठीक कर लेना बेटा, ये 3.4 नहीं है, ये 34 है, ठीक है। इसको ठीक करो बेटा, ये 34 है, इट इज नॉट 3.4, ये वाला तो 3.4 ही है, सही है। लेकिन ये जो है ना, ये 3.4 शायद बुक में लिखा हुआ है, 3.4 नहीं है बल्कि ये 34 है, इसको ठीक कर लो, ये 34 है। अब होता क्या है बेटा कि पूरी जो टर्निंग है या जो कॉइलिंग है वो किस तरह होती है, पूरा कंप्लीट टर्न अकर्स आफ्टर 34 एंगस्ट्रॉम सिंस ईच न्यूक्लियोटाइड ऑक्यूपाइज 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब होता क्या है बेटा कि अगर मैं कहूं कि ये पूरा ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, तो एक पूरे न्यूक्लियोटाइड ने जितनी जगह घेरी हुई है वो कितनी जगह घेरी हुई है 3.4 एंगस्ट्रॉम, सही है। अब ये जो पूरा कंप्लीट एक टर्न होता है, सही है, ये जो पूरा एक कंप्लीट टर्न है, इस कंप्लीट टर्न में आपके पास 10 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। अगर आप ये लास्ट लाइन देखो तो along the length of a polynucleotide strand 10 mononucleotide occur mononucleotides occur per complete turn। अब ये बात मैं आपको जरा एनोटेट करके समझाती हूँ, शायद समझ में आ जाए। ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, तीसरा है, कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए बेटा 10, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है बेटा कि इसके पूरे एक कंप्लीट टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 10 होंगे। अब आप खुद सोचो, थोड़ी मैथ्स लगाओ, एक न्यूक्लियोटाइड ने कितनी जगह घेरी हुई है 3.4 एंगस्ट्रॉम जगह घेरी हुई है, ठीक है। तो अगर आप 3.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आपको पूरे चेन की लेंथ निकालनी है या एरिया निकालना है, ठीक है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आई गेस 34 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह बताया हुआ है कि इस पूरे कंप्लीट टर्न की लेंथ कितनी होगी, इस पूरे कंप्लीट सॉरी बेटा इस पूरे कंप्लीट टर्न में कितने वो आ रहे होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। पूरे कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड आते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड ने कितनी जगह घेरी हुई है, कितना उसका लेंथ या कितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है 3.4, और पूरे एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो पूरे टर्न का या पूरी चेन की लेंथ का एट ईच टर्न कितनी लेंथ होगी या कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 3.4 इज द लेंथ या फिर एक डिस्टेंस फॉर द इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड, 10 का अगर आप कैलकुलेट करो तो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, सही है। ये बात समझ में आई या नहीं? 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, ये तो बताया हुआ। 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे लिखते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो ये पूरा होगा ना, 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये तो बताया हुआ। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ये पूरा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माहिन बेटा क्या हो गया है, समझ में आया नहीं आपको माहिन? 10 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों लिखेंगे वो, सही है।
देखो ना बेटा, ये पूरी चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहला रही है, क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे ना इनमें, अगर पर कंप्लीट टर्न, पूरे टर्न में 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड है। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये मोनो मींस 1, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो कितने मोनोन्यूक्लियोटाइड आपके पास? 10 है, इसीलिए तो 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है। ये पूरी चेन, ये पूरा, ये जो पूरा, अगर आप 10 के 10 की बात करोगे और उसको एज अ वन कंसिडर करोगे, तो ये आप एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहोगे। देखो ना, एक सेकेंड बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है पूरी, सही है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों है? बिकॉज इट हैज मेनी मोनो समझ में आ रही हमारी बात? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना पूरी, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स है। कितने हैं? 10। अब समझ में आई बात या नहीं? एक टर्न में बेटा सुलैल, एक पूरे कंप्लीट टर्न में 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे, ये इसकी बात हो रही है। एक सेकंड बेटा, मेरा लैपटॉप 1 मिनट रह गया है, तो बस इसको यहाँ रखते हैं इधर। बेटा ये जो है ना, इस पूरे जो कंप्लीट टर्न है ना, इस कंप्लीट टर्न में 10 मोनोन्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है? पूरे स्ट्रैंड में नहीं, एक टर्न की बात हो रही है। जब भी तो हमने एक टर्न की लेंथ बताई है, सिर्फ एक कंप्लीट टर्न में, एक पूरी रिबन जिस जगह टर्न कर रही है वहां तक उसका पूरा या पूरा जो उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसकी तादाद 10 है। ठीक हो गया? 1 मिनट है बेटा, ये कल हम लोग इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी तो हम वाटसन एंड क्रिक का शरगाफ रूल्स पढ़ेंगे, इस पे शरगाफ रूल की हेडिंग आएगी, ठीक है? ये इसी का पार्ट है, ये अलग से नहीं है। ये शरगाफ रूल नहीं लिखोगे तो मेरी उस टाइम पे कॉलेज में जो मिस होती थी वो तो कहती थी कि शरगाफ रूल नहीं लिखोगे आधे नंबर गए। सो ये तो शरगाफ रूल इसी का हिस्सा है, और अगर ये पूछते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाटसन एंड क्रिक मॉडल, शरगाफ रूल लाजमी आएगा। कोई सवाल आई होप नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट से भी कम है। सही है बेटा? अल्लाह हाफिज।